ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बढ़िया लग रहा है भाई। दिन दूर जा रहे थे बेटो, इंडिया का बेटा था, भारत का था, सब दवा कर रहा था, याद नहीं आया, लेकर आया। कैसा लगा दाव जो आज का जो मैच हाँ? था उनका कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगे बेटा। अच्छा। हाँ अरे घुटना का दर्द कारण रह गया कल हाँ सुन गया। आज स्ट्रैप भी नहीं पहना था, घुटने वाला जो स्ट्रैप जो हाँ, पहना था हाँ, आज नहीं पहना है उन्होंने। हाँ। फिर आज आज नहीं तो फिर ठाली रूंगा, बाद ठीक कर दूंगा। बहुत ही अच्छा लगा और हमें तो ब्रोंज भी गोल्ड की तरह महसूस हुआ। स्वागत करेंगे अब तो उनकी जो प्रिपरेशन है क्योंकि मैंने तो रंग लाई है, ये सब आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है देशवासियों का, और इन सबको देखते हुए हम यही चाहते हैं कि बजरंग आगे आगे देश के लिए गोल्ड लाए। पूरी तैयारी है भैया, पूरी। हाँ जय कुमार हाँ बिल्कुल ढोल नगाड़े के लिए। मैं तो रियो में जाना था, मनोल पुलिस में टोक्यो में, लेकिन इतनी खुशी हो रही है ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਟੋਟਲ 7 ਮੈਡਲ ਇਸ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧੋਣ ਲਈ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। पहले तो मैं गुरु साहब का धन्यवाद करता हूं कि ये दोबारा से निशान साहब लगा। जो मेरी वहां पर बातचीत हुई है उनके मुताबिक ये कन्फर्म नहीं है उनके पास कि ये तालिबानों ने हटाया था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये गुरु नानक देव जी का जो स्थान है यहाँ पे अब कोई सिख केयर टेकर नहीं है, ये वहाँ के लोकल जो हैं इस्लामिक वही उनको टेक केयर भी कर रहे हैं इनकी। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये तालिबान ने नहीं हटाया, हमने खुद हटाया था धोने के लिए। पर ये इंश्योर कोई भी नहीं कर पा रहा और कोई भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। सेकेंडली उन लोगों का ये मानना है कि तालिबान ने जिस तरह की बार बार थ्रेट्स दी हैं उसके चलते अगर ये तालिबान ने हटाया होता तो किसी भी सूरत में तालिबान इसको दोबारा लगने न जाता। उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है, वो किसी भी सूरत में किसी भी नॉन इस्लामिक आदमी को ना धर्म को वहाँ पे पनपने देते हैं, और अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो इसको वापस ना लगने देते। देखिए उनकी कन्वर्सेशन से बात आगे जा चुकी है। थ्रेट तो उन्होंने किया था, थ्रेट करने के बाद उन्होंने मारने की धमकी दी थी, उसके बाद उन्होंने हमारे गुरु घर पर हमला करके हमारे बहुत सारे सिखों को शहीद किया था। उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तकरीबन वहाँ से 600 लोगों को यहाँ पे लेकर आई थी दिल्ली के अंदर अपने गुरुद्वारों में, और वो आजकल सब रीसेटल हो रहे हैं यहाँ पर। अब वहाँ पर 50 फैमिली बची हैं, तकरीबन 45 फैमिली जो हैं वो सिख्स की हैं, 5 फैमिली हिंदूज की हैं, तकरीबन 200 लोग कुल बचे हैं वहाँ पर। उनको भी अपनी जान और माल का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि जब अमेरिका और कनाडा वहाँ से जा रहा है तो जो पैकेज उन्होंने लोकल अफगानिस्तान सिख्स को लोकल अफगानिस को दिया है वो इनको भी इंश्योर करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे, जबकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ हल ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। अगर आपको सही में चर्चा करानी थी शुरू में करा देते ना चर्चा। और ये जो आपने 20-25 बिल 15-20 मिनट में निकाले हैं, ये तो सरकार चाहती है कि किसी बिल पे चर्चा ना हो, क्योंकि जब चर्चा होती है तो सरकार को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, फिर इनके पास जवाब नहीं बचता है।
सरकार के लिए तो बहुत फायदे की बात हो गई, जल्दी जल्दी बिल पास कर दो, क्योंकि ये तो किसी भी प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमेटियां हैं, उनको पंगु बना दिया है। चर्चा पार्लियामेंट में होती नहीं है। जिस विषय पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है वो विषय आप आगे आने नहीं देते हो। मैं तो यही कह रहा हूं कि जैसे मनीष तिवारी जी ने लिखा कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट बनाने की जरूरत ही क्या है, नहीं, जब आपको पार्लियामेंट की प्रक्रियाओं से और उसके तौर तरीकों पे कोई विश्वास ही नहीं है। देखिए साहब, किसी भी स्कीम का या किसी भी कार्यक्रम का नाम क्या होना चाहिए, ये सरकार के दायित्व में आता है। और ठीक है, आपने राजीव जी का नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि उनका खेलों के प्रति एक समर्पण था। उन्होंने अपनी जब सरकार चलाई थी खेलों में काम बहुत किया था। जो 1982 के एशियाड खेल हुए थे उसमें बड़ा बढ़िया काम करके उन्होंने अच्छे खेल जो है दिल्ली में किए थे। इसलिए एक भावना थी कि उनके नाम पर भी खेल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई पुरस्कार हो, बिकॉज मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ऑलरेडी उस समय भी राष्ट्रीय स्तर का जो सबसे प्रमुख पुरस्कार होता था वो चल ही रहा था। लेकिन ठीक है, ये सरकार का दायित्व है। सरकार को लगता है कि किसी महत्वपूर्ण खिलाड़ी, वो भी मेजर ध्यानचंद, जिसका नाम सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। आज की जनरेशन भले ही उनको न जाने उतना, लेकिन हॉकी के शायद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। उनके नाम पर आपने इस स्कीम को किया है, अवार्ड सेरेमनी को किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। लोगों का ये कहना है कि अगर आपने एक ये प्रिंसिपल बनाया है कि खेल से संबंधित चीजों में खिलाड़ियों के नाम जुड़ें, तो स्टेडियम भी फिर खिलाड़ियों के नाम पर होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जहां कांग्रेस के नेताओं के नाम जुड़े हैं वहां तो हम एक तर्क इस्तेमाल करेंगे, और जहां खुद हमारे नाम जुड़े हुए हैं वहां हम किसी और तर्क का इस्तेमाल करेंगे। सरकार में भी नीतियों में या तौर तरीकों में या काम करने के तरीके में एका होनी चाहिए उनकी सोच में, और यहाँ एका नहीं है। इसलिए लगता है कि आपने केवल राजीव जी का नाम हटाने के लिए किया। जैसे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया मेजर साहब का नाम, आपने मेजर ध्यानचंद का नाम किया, लेकिन उस तर्क के अंदर जितने स्टेडियम जो हैं, कम से कम आपके शासित राज्यों में जो नेताओं के ऊपर हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक स्टेडियम है गुजरात में, जेटली जी के नाम पर दिल्ली में है, ये भी आप खिलाड़ियों के नाम पर कर दीजिए। देखिए, ये मुझे लगता है कि उनसे गलती हो गई होगी, हो जाती है स्वाभाविक, और ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेसी है लोगों की वो रखनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं इसको भी कहूंगा कि आपको जब याद होगा निर्भय का जब कांड हुआ था, तब क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी और कांग्रेस को बदनाम करना था, तो तमाम मीडिया जो है उस समय वो जो परिवार के लोग थे, चाहे वो अस्पताल के बाहर खड़े थे तो उनकी वीडियो बार बार उनकी वक्तव्य उसको पब्लिश करते थे। तो ये मापदंड तब भी अप्लाई करने चाहिए थे। मैं मीडिया को भी सीधे सीधे इसमें निशाने पर रखता हूं कि आपको जब कांग्रेस के खिलाफ कोई चीज दिखती है तो हर चीज में आपको ठीक दिख जाता है, जब कांग्रेस के पक्ष की बात आती है तो आपको तमाम नैतिकताएं दिखने लगती है। जहां तक ये बात है, किसी भी पीड़िता के परिवार की तस्वीरें यूं सार्वजनिक करना गलती से हुआ होगा, मैं राहुल जी की तरफ से भी कहता हूँ, नहीं ठीक है, उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन और भी संस्थाओं से भी कहूंगा आपको भी इससे परहेज रखना। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ उत्तर प्रदेश सरकार ਨੂੰ गरीबी के आंकड़े जारी करने चाहिए हैं ताकि लोगों के सामने सच आया जा सके। कि पिछली बार जब हम और आप बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने उनके संकल्प पत्र पे एक सवाल पूछा था, और उनके पहले पन्ने का है ये। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है। और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है, और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और समाजवादी सरकार चली गई, जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है।
वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं, उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अफवाह, सबसे ज्यादा गुमराह, सबसे ज्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गांव-गांव आज इंटरनेट पहुंच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। कोई भी सरकार 70% जब तक जमीन। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਮਾਸਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। जो ही एंट्री होगी सभी के जो हैंड से सैनिटाइज किए जाएंगे और उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा कैंडिडेट को, छोटी बोतल, और वो अंदर जो है अपने हाथों को जो ही कहीं अंगूठा लगाना होगा या टच करना होगा। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਠਾਵਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਈਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੇਲ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਜੀਆਂ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ। ਗਿਰੋਹ 'ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 1 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਡੋਡਾ ਪੋਸਤ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਆਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਗੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੋਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ।